हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जावा प्रोग्रामिंग। आपको अच्छी तरह से पता है जावा प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम इस क्रम में अब और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है बफर्ड रीडर और स्कैनर क्लास। बफर्ड रीडर क्लास और स्कैनर क्लास हम क्यों यूज करते हैं और उसका यूज क्या होता है, इसका थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको दिया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि बफर्ड रीडर और स्कैनर क्लास दोनों जो क्लासेस हैं, ये दोनों क्लास हम इसलिए यूज करते हैं जिसके थ्रू हम यूजर को एक प्रॉपर मैसेज पास कर सकते हैं और एक प्रॉपर मैसेज पास करने के बाद हम उससे वैल्यू एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो एक प्रॉपर मैसेज पास करना, कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कराने से पहले एक प्रॉपर मैसेज पास करना यूजर को, इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें स्कैनर और बफर्ड रीडर की। अंडरस्टैंड? तो आइए हम लोग देखते हैं बफर्ड रीडर और स्कैनर। बफर्ड रीडर एक क्लास है और स्कैनर भी एक क्लास ही है। ठीक है, ये दोनों एक क्लास हैं और आपको अच्छी तरह से बताया जा चुका है कि इसके लिए हेडर फाइल्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है। बफर्ड रीडर के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है? इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक, ये रिस्पॉन्सिबल है। स्कैनर के लिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में जरूर लिखेंगे। प्रोग्राम जब भी स्टार्ट करेंगे तो उसको सबसे ऊपर वाला पार्ट में हम इसको लिखते हैं। ओके, तो अब हम यहां पे बात करते हैं कि बफर्ड रीडर का सिंटैक्स हम कैसे लिखते हैं और कैसे हम उसको यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पे बफर्ड रीडर और इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया br नाम से, या फिर ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, आपको अच्छी तरह से पता है। इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। इसके बाद फिर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, फिर यहां पे लिखते हैं हम सिस्टम डॉट इन। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा ध्यान से इसको, ये बफर्ड रीडर का शॉर्ट फॉर्म है। ये बफर्ड रीडर का शॉर्ट फॉर्म है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग कहीं पे भी पढ़ेंगे, बुक में पढ़ेंगे या फिर कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन जो लोग देते हैं, नॉर्मली सिर्फ ऐसे बता दिया जाता है, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि ये क्यों लिखा जा रहा है, कौन से पार्ट का क्या मतलब है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीजों को, क्या इसका यूज होता है और कैसे हम मतलब कौन से पर्टिकुलर पार्ट का क्या यूज होता है और उसका काम कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ये बफर्ड रीडर के सिंटैक्स का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, इसका जो रियल फॉर्म है वो मैं आपको बताता हूं। इनपुट स्ट्रीम रीडर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, किसी भी नाम से, ओबीजे नाम से ही बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। इसके बाद फिर यहां पे हमने सिस्टम डॉट इन लिख लिया, ये लिखा। एंड मैं इसी वाले पर्टिकुलर को ही तोड़ रहा हूं दो पार्ट में, जो रियल पार्ट है इसका, रियल फॉर्मेट जो इसका है। ध्यान से देखिएगा, बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने br नाम से, न्यू बफर्ड रीडर, उसके बाद फिर यहां पे हमने ओबीजे को पास कर दिया है। यही ओबीजे है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ जगहों पे बुक में आपको मिलेगा, कुछ जगहों पे नहीं भी मिलेगा, तो फिलहाल आप समझ लीजिएगा, देख लीजिए, क्योंकि कुछ जगहों पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको प्रॉपरली कर रहा हूँ कि इसका यूज क्या होता है और कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है। पहले मैं फुल फॉर्म को एक्सप्लेन करता हूं, देन आफ्टर मैं बताऊंगा कि शॉर्ट फॉर्म में इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया गया है। तो यहां पे देखिए ध्यान से, ये जो सिस्टम डॉट इन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये किस लिए होता है? सिस्टम डॉट इन जो है, इसका काम ये होता है कि कीबोर्ड से गिवन इनपुट को वो एक्सेप्ट करने का काम करता है। कीबोर्ड के द्वारा गिवन इनपुट को एक्सेप्ट कौन करता है? सिस्टम डॉट इन। ठीक है,
किसी भी गिवन इनपुट को वो एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके इनपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू गिवन इनपुट को वो रीड करता है और रीड करने के बाद इस ओबीजे में स्टोर कर लेता है, इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेता है। अंडरस्टैंड? ये अभी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, क्लियर? इस ऑब्जेक्ट में इसने स्टोर कर लिया, मींस जो यूजर से जो भी गिवन इनपुट था वो सिस्टम डॉट इन ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके इसके थ्रू रीड करके उसने ओबीजे में स्टोर कर लिया। अंडरस्टैंड? देन आफ्टर अब क्या होगा, इसके बाद आता है बफर्ड रीडर br इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर ओबीजे। बफर्ड रीडर के थ्रू बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया गया और न्यू बफर्ड रीडर, ठीक है, न्यू बफर्ड रीडर उसका मेमोरी एलोकेशन किया गया जैसे यहां पे किया जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद ये जो ओबीजे में वैल्यू थी हमको जो यूजर से मिली थी वो वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी। दैट मींस ओबीजे में जो वैल्यू थी वो अब कहां स्टोर हो गई, इस बीआर के अंदर स्टोर हो गई। दैट मींस जो यूजर से वैल्यू मिली थी कीबोर्ड के थ्रू वो वैल्यू अब अभी इस समय कहां पे है, बीआर के अंदर। अंडरस्टैंड? अब ये बीआर के अंदर आ गया, अब हम इसको यूज करते हैं। कैसे हम यूज करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम, बस छोटी सी चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पे जिससे आपको समझ में आ सके। INTA यहाँ पे हमने कर दिया, SOPLN है, हमने यहाँ लिखा प्लीज एंटर अ नंबर, ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया है। मतलब मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि इसके थ्रू प्रोग्राम में वैल्यू एक्सेप्ट करते कैसे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या सिंटैक्स हम लिखेंगे कि वैल्यू हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। यहां तक तो सब समझ में आ रहा होगा आपको, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद वाला जो पार्ट है, वन थिंग मोर इज दैट कि ये वाला जो पार्ट है इनपुट स्ट्रीम रीडर वाला, ये यहां पे आएगा, ये वाला पार्ट यहां पे आएगा, पूरा पूरा ये वाला पूरा पूरा पार्ट हम यहां लिखेंगे। एंड देन आफ्टर फिर हम यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। INTA हमने कर लिया, फिर SOPLN system.out.println प्लीज एंटर अ नंबर। तो यहां पर हम देख रहे हैं हमने यहां पे लिखा SOPLN प्लीज एंटर अ नंबर, ठीक है, नंबर यहां लिख दिया। अब हमको यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे हमें एक सिंटैक्स लिखना होता है। वो सिंटैक्स क्या है वो ध्यान से देखिएगा। हमको यूजर से वैल्यू जो एक्सेप्ट करनी है वो किस में स्टोर करनी है, ए में स्टोर करनी है। तो ए में स्टोर करनी है तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए इक्वल टू इंटीजर डॉट पास INT, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर br डॉट रीड लाइन। ध्यान से देखिएगा, a इक्वल टू इंटीजर कैपिटल में है, I कैपिटल इंटीजर का, इंटीजर डॉट पार्स INT, यहां पे फिर INT का I कैपिटल है, फिर br डॉट रीड लाइन। br क्या, br इस बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है आपको, यही ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, br डॉट रीड लाइन। अंडरस्टैंड? अब ये br डॉट रीड लाइन के थ्रू क्या हो रहा है, मतलब इस br के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू यहां से रीड होकर के कन्वर्ट होकर के इस a में स्टोर हो रही है, ठीक है। रीड br को इसने रीड कर लिया, br के अंदर br नाम के इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको इसने रीड कर लिया बाय यूजिंग रीड लाइन। अंडरस्टैंड? रीड करने के बाद इंटीजर डॉट पार्स INT, ये जो आपको दिख रहा है, पार्स मींस होता है कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन किया जा रहा है, क्योंकि यूजर से जो वैल्यू मिलती है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस यूजर से जो वैल्यू मिल रही है बाय यूजिंग कीबोर्ड, वो हमेशा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है वैल्यू, और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट की वैल्यू को हमको क्या करना पड़ता है, अगर हमें इंटीजर में स्टोर करना है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन बोलते हैं इसको हम। तो ये टाइप कन्वर्जन का ये प्रोसेस है, इंटीजर डॉट पार्स INT। पार्स INT दैट मींस जो वैल्यू थी उसको पार्स INT करके उस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज किया गया इंटीजर फॉर्मेट में, एंड देन आफ्टर इसको उठा करके इस ए में स्टोर कर दिया गया। अंडरस्टैंड? तो ये तरीका होता है किसी भी प्रोग्राम को किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट करने का प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, वॉइड मेन हमने यहाँ लिखा है। वॉइड मेन लिखने के बाद इसके जस्ट नीचे ये वाला पूरा पूरा सिंटैक्स आपका जाएगा, ये वाला सिंटैक्स यहाँ पे जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा सिंटैक्स आप लिखेंगे। इसकी जगह पे आप सिर्फ ये सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं, सिंगल लाइन वाला, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है। मैंने पूरा पूरा इसलिए बताया
जिससे मैं आपको ये समझा सकूं कि इसका मतलब क्या है। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू मांगी है यूजर से, उस वैल्यू को हमने एक ए में स्टोर कर लिया। अब इसको हम जहां मर्जी करेगा वहां यूज कर लेंगे। वन थिंग मोर इज दैट हियर कि ये जो आपको दिख रहा है बफर रीडर, हमने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखिएगा, यहां से वैल्यू उठ करके ओबीजे में स्टोर हुई है और इस ओबीजे की वैल्यू को हम उठा करके बीआर में हमने स्टोर कर लिया है। ठीक, और अब हम क्या कर रहे हैं, इस बीआर डॉट रीड लाइन के थ्रू बीआर में जो वैल्यू थी उसको रीड करा करके हम ए में स्टोर कर रहे हैं। यही हो रहा है। ध्यान से देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हम इस वाली लाइन को हटा देते हैं, इस बफर्ड वाले को, बफर्ड रीडर को हम हटा देते हैं, तो हमारे पास ओबीजे तो है ही, वैल्यू तो हमारे पास ओबीजे में आ चुकी है ना, तो हम इस ओबीजे को यूज कर ले तो ओबीजे डॉट रीड लाइन भी हम कर सकते थे। समझ आ रही बात? ओबीजे डॉट रीड लाइन करके भी हम वैल्यू स्टोर करके ए में ले आ सकते थे। लेकिन अगर ऐसा हो सकता था तो फिर इसकी जरूरत क्या थी, इस बफर रीडर का यूज क्या था, क्यों हमने इसको यूज किया? हम डायरेक्टली यहां से भी तो काम कर सकते थे ना, लेकिन हमने नहीं किया। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर बफर रीडर की कि बफर रीडर होता क्या और इसका क्या यूज है यहाँ पे। अंडरस्टैंड? आप सभी लोगों ने अगर हम बात करें तो बफर सुना होगा, बफरिंग, बफर, ये सब वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा आपने। यूट्यूब पे जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो आपने देखा होगा कि बफरिंग होती है। वो होता क्या है बेसिकली, वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो बफरिंग क्या होती है और किस तरीके से वो काम करता है और इस प्रोग्रामिंग में उसका यूज क्या है और कैसे हम उस पर काम करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट एक वीडियो यहाँ पे चल रहा है, कुछ भी वीडियो है, प्ले हो रहा है, और ये प्ले जब हो रहा होता है तो ये एक लाइन यहाँ पे चल रही होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ ये वीडियो हमारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। ये तो पूरा कितना वीडियो है उसके लिए एक लाइन, सिंगल लाइन दिख रही है आपको, वीडियो कितना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक का। अब आपने देखा होगा सपोज दैट ये आपका रियल वीडियो जहाँ पे चल रहा है उसका ये डॉट है, ये चलते हुए यहाँ तक अभी आया है। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि इसके जस्ट बाद जब वीडियो हम चला रहे होते हैं तो ये चल रहा होता है प्रॉपर, और चलने के साथ साथ ये तो यहाँ पे है, अभी रियल वीडियो यहाँ चल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ दूर तक, कभी कभी थोड़ी दूर तक, कभी कभी ज्यादा दूर तक, ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा अलग सा दिखता है। इसका मतलब क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो इसके आगे जहां वीडियो रियल चल रहा है उसके आगे वाला पार्ट जो डार्क दिख रहा है वो उतना वीडियो तक, उतने तक का वीडियो लोड कर चुका है, और अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी कट जाए उस टाइम पे भी तो यहां तक तो वो चलेगा ही चलेगा, कनेक्शन रहे या ना रहे, क्योंकि उसने अपने सिस्टम पे लोड कर लिया। अंडरस्टैंड? क्लियर है? तो यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं, बफरिंग कहते हैं। ये बफर बना करके अपने लिए अपने पास स्टोर करके रख ले रहा है डेटा को। ये सर्वर से डेटा को अपने क्लाइंट सिस्टम पे इसने स्टोर करके रख लिया, जिससे क्या होगा कि इसको चलने में अब दिक्कत नहीं होगी, आपको यूज करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। अंडरस्टैंड? सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे हो रहा है। जब यूजर वैल्यू देता है, जब यूजर वैल्यू दे रहा है तो वो वैल्यू ओबीजे में स्टोर हो रही है सिस्टम डॉट इन के थ्रू। वैल्यू यहाँ से रीड हो करके ओबीजे में स्टोर हो गई। अंडरस्टैंड? ओबीजे में स्टोर हो गई वैल्यू। अब हम डायरेक्टली अगर ओबीजे से इसको हम यूज करते, डायरेक्टली अगर हम ओबीजे से यूज करते और उस टाइम पे जब हमने वैल्यू दी, उस टाइम पे वैल्यू अभी यहां से यहां कॉपी हो रहा है, वैल्यू यहां से यहां पे अभी कॉपी हो रहा है, और कॉपी होते टाइम अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई, सिस्टम बंद हो गया या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, मतलब कनेक्टिविटी इससे नहीं बन पाई, तो क्या वैल्यू यहाँ पे पहुंचेगी? नहीं, वैल्यू नहीं पहुंच पाएगी, और हमको ये लगेगा कि वैल्यू इसमें मिल भी गई और नहीं भी मिली, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और हमने इन दोनों के बीच में एक सेफ जोन बनाया है। ये आपका बफर रीडर बीच में सेफ जोन का काम कर रहा है कि वैल्यू यहां जैसे क्लियर हो जाए, ये चीज क्लियर हो जाए कि हाँ वैल्यू यहां से निकल चुकी है। अगर डायरेक्ट हम इसको यूज करते तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते कि वैल्यू जो यहां से निकली है वो अभी इस तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। दैट मीन्स आप ध्यान से देखिएगा, दो पहलू हैं इसके, एक ये है और एक ये है, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दोनों के बीच का मिड पार्ट, मतलब वैल्यू यहां से अगर निकल चुकी है तो इसके पास पहुंच गई होगी, ठीक है, और अगर इसके पास पहुंच गई है तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, वैल्यू स्टोर करके अपने पास रख लेता है।
वैल्यू को स्टोर करके अपने पास रखता है। और ये क्या करेगा, जब इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, br.readline लिखा है, obj.readline नहीं लिखा है। अगर वैल्यू हमने दिया यहाँ से, देने के तुरंत बाद obj में पहुंचा, और obj में पहुंचने के बाद फिर obj से फिर br में आया, अंडरस्टैंड। उस बीच में अगर कनेक्शन टूट गया तो भी हमारी वैल्यू क्या होगी, br में स्टोर, और br से हम यूज कर लेंगे। बिल्कुल वही बफर वाला कॉन्सेप्ट है, जो बफर वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख रहे थे। तो ये बफर क्या कर रहा है, उसी बफरिंग का काम कर रहा है। जो वैल्यू यूजर से मिल रही है उसको अपने पास स्टोर करके रख रहा है, और फिर बाद में उसको यूज करने के लिए अपने पास सेफ रख ले रहा है, सेफ जोन में, जिससे हम इन फ्यूचर चल के उसको यूज कर पा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आ रही। क्लियर है, समझ आ गई बात। तो अब इसको मैं आपको एक सीधा, अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक प्रोग्राम इसके बेसिस पे करके आपको दिखा रहा हूं, छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, पूरा प्रोग्राम मैं लिखूंगा यहाँ पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देखिएगा। अभी तक जो भी आप प्रोग्राम कर रहे थे, क्लास आपने बना ही लिया था, इसके बाद वॉइड मेन आप कर रहे थे, और यूजर से अगर हमको वैल्यू लेनी होती थी तो आप कहाँ लेते थे, मेन के पैरेंथेसिस के अंदर लेते थे। जबकि वैल्यू क्या होती थी, जो वैल्यू आपके अकॉर्डिंग यूजर से तो आप ले रहे थे, लेकिन कोई मैसेज पास किए बिना ले रहे थे। मतलब कि यूजर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या देना है, लेकिन बस वो दे रहा था, वैल्यू दे रहा था कुछ भी। और अभी क्या हम कर रहे हैं, अभी हम ये करेंगे कि हम उसको एक मैसेज पास करेंगे कि आपको वैल्यू देनी, किस टाइप की वैल्यू देनी है, वो हम उसको पास करके बताएंगे। देन आफ्टर हम उससे वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि void main हमने लिखा हुआ है। इसके बाद हम पूरा ये सिंटैक्स यहाँ पे लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉपरली, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यही सेम सिंटैक्स यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। बफर रीडर br इक्वल टू न्यू बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन के थ्रू जो वैल्यू आ रही है वो इनपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू रीड होकर के कहां चली जा रही है, डायरेक्टली br में जा रही है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू रीड हो रहा है, रीड होकर के br में स्टोर हो गया है। अब हमें सपोज दैट हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम में हमको ये लिखना है कि हमको क्या करना है, एडिशन का प्रोग्राम करना है। तो एडिशन के प्रोग्राम के लिए हमको क्या चाहिए होगा, SOPLN में लिख रहा हूँ, system.out.println होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हम यूजर को एक मैसेज पास करते हैं, प्लीज एंटर 2 वैल्यूज फॉर एडिशन। ये मैसेज आपके अकॉर्डिंग, आप पे डिपेंड करता है कि मैसेज कैसा है, कैसा होना चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने यहाँ पे अगर ये लिख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि यही होगा, आप अपने अकॉर्डिंग इस मैसेज को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। SOPLN हमने लिखा, प्लीज एंटर 2 वैल्यूज फॉर एडिशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू, ये मैसेज आपको इस आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा तो आपको क्या समझ में आएगा कि वैल्यूज मांगी जा रही है, ठीक है। वैल्यू मांगी जा रही है, वैल्यू हमको देनी है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज किस में देंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। हमने बफर रीडर का सिंटैक्स लिख रखा है। अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हमने अभी तक हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं A और B, और एक C भी कर लेते हैं। 3 वेरिएबल हम डिक्लेयर कर ले रहे हैं, तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करके स्टोर करने के लिए। तो पहला A जो हमने वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल का यूज हम कैसे करेंगे, मतलब इसमें वैल्यू लेने के लिए हम क्या सिंटैक्स लिखेंगे वो हम देखते हैं। A इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int br डॉट रीड लाइन। इससे क्या हो रहा है, br डॉट रीड लाइन के थ्रू वैल्यू जो हमको मिली थी, ये वैल्यू स्टोर हो रही है इसमें, और इसमें से वो रीड करके इससे वैल्यू क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके A में ले आ रहा है। वही सेम काम हम B में भी कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। देन आफ्टर C इक्वल टू A प्लस B हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद SOPLN रिजल्ट इज, यहाँ पे एज इट इज जैसा हमने डबल कोट्स के अंदर हमने एक मैसेज पास किया, देन आफ्टर C लिखा है। तो यही सेम इसके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट आएगा। हम देख लेते हैं आउटपुट में क्या आएगा, वो भी हम देख लेते हैं। आउटपुट में सबसे पहले जब आप इसको कंपाइल कराएंगे, कंपाइल कराने के बाद जब आप इसको रन कराएंगे, कॉल करेंगे void main को, तो उस टाइम पे सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले जो ये आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा, प्लीज एंटर 2 वैल्यूज फॉर एडिशन। जैसे यहाँ लिखा है एज इट इज वही चीज यहाँ पे प्रिंट होके आएगी।
और जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि मुझे दो वैल्यूज चाहिए, मुझे दो वैल्यूज देनी है। तो आपने पहली वैल्यू 7 दे दी, दूसरी वैल्यू 23 दे दी। तो 7 और 23 आपने दिया है, ये 7 और 23, 7 जो है ए में स्टोर होगा, 23 बी में स्टोर होगा, ठीक है, स्टोर हो जाएंगे दोनों। देन आफ्टर सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये ऑपरेशन सिर्फ परफॉर्म हो रहा है, स्क्रीन पे तो कुछ आना नहीं है। ये वैल्यू सी इक्वल टू ए प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म होकर के सी में स्टोर हो गया। इसके बाद एसओपीएलएन रिजल्ट एच प्लस सी, ये आपका आउटपुट होगा। रिजल्ट एच ये एज इट इज यहाँ पे आएगा जैसे आपने यहाँ पे दिया है, प्लस कॉन्कैटिनेशन मेथड आपको पता है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद फिर 7 और 23 ऐड होकर के यहाँ पे आ गया 30। अंडरस्टैंड, क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंड, ये क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? थैंक यू। हाँ, तो अभी ध्यान से देखिएगा, ये तो आपने प्रोग्राम बफर रीडर वाला देख लिया था। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको स्कैनर का यूज, ठीक है। स्कैनर का यूज एक और चीज देख लीजिए, ये जो प्रोग्राम मैंने किया है ना, तो चूंकि ये बफर रीडर को यूज किया है तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट लेना होगा, इंपोर्ट यूज करना होगा, ये कंपलसरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि बफर रीडर इनहेरिटेड फ्रॉम आईओ से इनहेरिटेड, तो इसमें कौन सा आप यूज करेंगे इंपोर्ट? आईओ वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कैनर क्लास की, कि स्कैनर क्लास को हम कैसे यूज करते हैं। तो स्कैनर क्लास को भी मैं सेम इसी प्रोग्राम पे आपको दिखा देता हूं, जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। मैं आपको पहले सिंटैक्स लिख के दिखाऊंगा एंड देन आफ्टर फिर उसका कैसे वो प्रोग्राम में हम उसको लिखते हैं वो देखेंगे। बहुत माइनर से चेंजेस है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, वो आप देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सिंटैक्स यहाँ पे मैं स्कैनर का लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। स्कैनर का जो सिंटैक्स होता है वो क्या है? स्कैनर क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट एससी नाम से बनाइए, ओबीजे नाम से बनाइए या फिर किसी भी नाम से बनाइए, वो आप पे डिपेंड करता है। इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहां पे आप लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन के थ्रू क्या हो रहा है? ये वैल्यू, वही जो काम इसमें हो रहा था सिस्टम डॉट इन के थ्रू, वही सेम काम इसमें भी हो रहा है। सिस्टम डॉट इन क्या कर रहा है? वैल्यू को उठा रहा है, अपने पास स्टोर कर रहा है, स्टोर करके एससी में ले जा रहा है। अंडरस्टैंड? एससी क्या है? एससी आपका स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये वैल्यू अब एससी में स्टोर हो गई, ठीक है। और इसको कॉल करने के लिए, मतलब इस एससी के थ्रू हम वैल्यू को स्टोर करते जब किसी वेरिएबल में, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है? ए इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट INT। सिर्फ इतना सा ही सिंटैक्स इसका होता है, ए इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट INT, ठीक है। लेकिन अब इसको मैं पूरे प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको प्रोग्राम में लिखेंगे। तो पहले मैं बफर रीडर वाले सिंटैक्स को इरेज कर दे रहा हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए। जो भी बफर रीडर वाला सिंटैक्स है उसको मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये भी मैंने हटा दिया, ये भी बफर रीडर का सिंटैक्स है, इसको भी मैंने हटा दिया। इसके अलावा जो चीजें लिखी हुई हैं वो चीजें बिल्कुल सेम है, चाहे आप स्कैनर के थ्रू करिए या फिर बफर रीडर के थ्रू करिए। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को इरेज नहीं किया, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि डिफरेंस है कितने का, ठीक है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ठीक। सिर्फ सिंटैक्स ही चेंज होने हैं, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। तो ये वाला सिंटैक्स आपका, जहां पे आप बफर रीडर का मेन सिंटैक्स लिख रहे थे, वहीं पे आप स्कैनर का ये वाला सिंटैक्स लिख देंगे। स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ये सिंटैक्स आपका हो गया, ये आपने ऊपर लिख दिया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? ये ए इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट INT जो दिख रहा है आपको, इसको आप यहाँ लिखेंगे। जब आपने यहाँ पे लिया, प्लीज एंटर 2 वैल्यूज फॉर एडिशन, अब इस स्क्रीन पे आपके लिख के आएगा, तो आप क्या करेंगे? वैल्यू देंगे। अब वैल्यू देंगे तो एक्सेप्ट करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल आपने डिक्लेयर तो किया, लेकिन अभी उसमें वैल्यू लेनी कैसे है उसका कोड आपने नहीं लिखा है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट INT, ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। यहां पे भी वही काम हो रहा है, जो वैल्यू मिल रही है एससी में,
सिस्टम डॉट इन के थ्रू वैल्यू मिलकर के एसटी में आ रही है, और जो एसटी में वैल्यू है वो भी किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और उस स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम कन्वर्जन यहाँ पे भी कर रहे हैं। एसटी डॉट नेक्स्ट आईएनटी जो है ये कन्वर्जन ही कर रहा है। स्कैनर में इस तरीके से कन्वर्जन करता है, बफर रीडर में वैसे करता था। बिल्कुल ऐसे ही बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी क्लोज हो गया। ठीक है, बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हो रहा है। अगर हमने यहाँ इसको डिक्लेयर नहीं किया होता तो हमको यहाँ भी आई एन टी लिखना होता, लेकिन डिक्लेयर कर रखा है इसलिए आई एन टी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें सेम है। सी इक्वल टू ए प्लस बी एस ओ पी एल एन रिजल्ट इज दिस, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ? तो ये भी पूरा पूरा प्रोग्राम मैंने लिख दिया है स्कैनर के थ्रू, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें। इंपोर्ट में क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल लिखना है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम यूटिल यूज करेंगे स्कैनर के लिए। तो ये पूरा पूरा प्रोग्राम आपका कंप्लीट हुआ। वन थिंग मोर इज दैट कि यहाँ पे अगर हम इसकी जगह पे सपोज दैट फ्लोट लेते तो क्या होता, आईएनटी लेते तो क्या होता, सॉरी डबल लेते तो क्या होता, वो भी हम देख लेते हैं। ए इक्वल टू एस सी डॉट, रुकिए इसको हम फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट हो जाता है। ठीक है, फ्लोट का एफ कैपिटल होगा, जैसे यहाँ पे आईएनटी का आई कैपिटल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे डबल के केस में भी हो जाता है। डबल बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल का डी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही आपका ये सारा कंप्लीट होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये स्कैनर के थ्रू हुआ, बिल्कुल ऐसे बफर रीडर में भी होगा। बफर रीडर में हम क्या लिख रहे थे, फ्लोट ए इक्वल टू यहां क्या लिखेंगे हम, फ्लोट डॉट पास फ्लोट, फिर बी आर डॉट रीड लाइन। सेम वही प्रोसीजर यहां पे भी है, वही प्रोसीजर यहां पे भी है। फ्लोट ए इक्वल टू फ्लोट डॉट पास फ्लोट, फिर बी आर डॉट रीड लाइन। क्योंकि ये फ्लोट में हमको कन्वर्ट करना था इसलिए हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। डबल में कन्वर्ट करना है तो ऐसे ही डबल बी इक्वल टू डबल डॉट पास डबल बी आर डॉट रीड लाइन। इस तरीके से हम ये कन्वर्जन। हाँ, तो अब हम एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि बफर रीडर में और स्कैनर में दोनों में हम वैल्यू को कन्वर्जन कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे थे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आईएनटी डबल और फ्लोट मैंने आपको बता दिया था, वो तो समझ में आ गया था क्योंकि सेम टाइप था उसका। लेकिन स्ट्रिंग और कैरेक्टर में थोड़ा सा अलग होता है दोनों के केसेस में, बफर रीडर में भी और स्कैनर के केस में भी। तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। बफर रीडर में, बफर रीडर वाले केस में अगर हम बफर रीडर के थ्रू प्रोग्राम बनाते हैं तो उस टाइम पे हमने जो कन्वर्जन करना होगा स्ट्रिंग के केस में, अगर हमने कोई वेरिएबल स्ट्रिंग में ले रखा है तो उसमें जो कन्वर्जन होगा वो किस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि कन्वर्जन जो वैल्यू यूजर दे रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो यहाँ पे बफर रीडर के केस में इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत होती ही नहीं। यहाँ पे देखिए आप हमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग ए इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन, और उसमें हम क्या करते थे, इंटीजर डॉट पास आईएनटी करते थे। इंटीजर डॉट मतलब इस बीआर से पहले वाला जो पार्ट होता था वही क्या करता था, कन्वर्ट करने का काम करता था, और उस कन्वर्जन को हमने हटा दिया है, वहां से डायरेक्टली बीआर डॉट रीड लाइन कर दिया है। दैट मींस जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आकर के बीआर, इस बीआर में जो स्टोर्ड है वो वैल्यू उसको रीड करके वो इमेज स्टोर हो जाए। ये नॉर्मली बफर रीडर का काम था। अंडरस्टैंड? एंड देन आफ्टर बफर रीडर में ऐसे होता है। और देन आफ्टर हम कैर की बात कर लें, कैरेक्टर में क्या होता है, कैर सी इक्वल टू, यहाँ पे हमने कैर लिखा, कन्वर्जन हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो हमने इसको कन्वर्ट किया, ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन किया। इसका कन्वर्जन थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कैर ब्रैकेट में हम लेते हैं एंड देन आफ्टर बी आर डॉट रीड हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, बी आर डॉट रीड, यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी तक जितने भी आपने यूज किए थे बी आर डॉट रीड लाइन यूज किया था। तो ये लाइन जो होता है वो इसलिए होता है, सपोज दैट हमें 72 दिया हुआ है, ठीक, 72 का मतलब हो गया कि पहला वाला कैरेक्टर, दूसरा, तीसरा, मतलब दो अगर है तो दोनों कैरेक्टर्स
अगर 2 से अधिक है तो उनको भी। लाइन का मतलब उसमें जो कुछ भी आपने लिख दिया उन सबको वो रीड कर लेगा। सिर्फ रीड लिखा है दैट मींस वो सिर्फ पहला कैरेक्टर ही रीड करेगा, एक से अधिक कैरेक्टर्स को वो रीड नहीं करेगा क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है। अंडरस्टैंड? तो ये था बफर रीडर के केस में। अब हम बात करते हैं स्कैनर के केस में। स्कैनर के केस में स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग st इक्वल टू नेक्स्ट sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के थ्रू पूरी लाइन को वो रीड करके st में स्टोर कर दे रहा है। बिल्कुल वैसे ही कैर c इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे लाइन यूज नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है, और sc डॉट नेक्स्ट हमने यूज किया ताकि सिर्फ और सिर्फ पहला कैरेक्टर उठाए वहां पे वो, और उसके बाद भी हमने यहाँ पे यूज किया डॉट कैरेट 0। ये क्या है? कैरेट 0 ये डिसाइड कर रहा है कि सपोज दैट यूजर ने अगर एक से अधिक भी दे रखा है, ठीक है, यूजर ने अगर एक से अधिक वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे, तो वो सिर्फ पहले वाले को दैट मींस 0th पोजीशन को ही इसमें उठा करके स्टोर करके सी में भेजेगा। अंडरस्टैंड? ये जो तरीका होता है ये स्कैनर और बफर रीडर का होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?